अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वो अनसिमेट्रिकल बेंडिंग के ऊपर है या बाईएक्सियल बेंडिंग के ऊपर आप कह लें। हमने एक अनसिमेट्रिकल सेक्शन को दोनों एक्सिस में उसकी बेंडिंग को चेक करना है। तो उसके लिए हमारा जो मकसद होगा वो मेनली ये होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस हम उसका फाइंड आउट करें और उसके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर उसकी बेंडिंग फाइंड आउट करें और नॉन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर उसकी बेंडिंग फाइंड आउट करें और दोनों को हम कंपेयर करें और हमारे थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को हम कंपेयर करें। तो हमारे इसके लिए रिक्वायर्ड है वो जेड सेक्शन कैंटिलीवर बीम होगा। उसके अलावा वर्नियर कैलिपर हमें चाहिए होगा, जो जो हमें उसकी डायमेंशन मेजर करने के लिए चाहिए होगा। डिफ्लेक्शन डायल गेजेस चाहिए होंगे जो हमें उसकी बेंडिंग नोट करने के लिए चाहिए। वेट्स और एंकर चाहिए होंगे जो हमें उसके अंदर बेंडिंग प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए। तो सबसे पहले इसके रिलेटेड थ्योरी पे आ जाते हैं। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसी भी क्रॉस सेक्शन के अंदर हम बात करें तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऐसी चीज़ है कि जब एक सेक्शन आपके पास उसके क्रॉस सेक्शन में आप देख रहे हैं तो आप उस एक्सिस के ऊपर जब आप उसको रोटेट करें तो वो उसी जिस तरह आप उसको उस एक्सिस पे रोटेट करें तो वो उसी सेम शेप में रहे उस एक्सिस के ऊपर। जब आप उसको इन्वर्स करें या इन्वर्ट करें तो वो उसी शेप में रहे, उसकी शेप में कोई चेंज ना आए। इसको हम समझने के लिए, या उसने यहाँ पे लिखा है कि कटिंग सेक्शन जो है ना उसको कट करें वहां पे तो और लेफ्ट सेक्शन को राइट या राइट को लेफ्ट कर दें तब भी वो सेम रहे, या हर जहाँ पे आप उसको कट कर रहे हैं वो आपकी एक साइड जो है वो दूसरी साइड का मिरर इमेज हो। एक साइड आपकी दूसरी साइड का मिरर इमेज हो तो उसको हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहेंगे। इसकी एग्जाम्पल समझने के लिए हम देख लेते हैं कि स्क्वायर या रेक्टेंगल इनकी क्या एक्सिस ऑफ सिमेट्री होते हैं। ये देखें, स्क्वायर है, इसके 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैं। 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे हैं कि यहाँ से अगर आप मैं कट करूँ तो इसका ये साइड और ये साइड जो है ये दोनों साइड्स मिरर इमेज है एक दूसरे का। इसी तरह अगर मैं यहाँ से कट करूँ तो ये दोनों साइड भी इसका मिरर इमेज है। अगर मैं यहाँ से कट इसके अलावा यहाँ डायगोनल्स में भी कट करूँ तो ये दोनों साइड इसका मिरर इमेज है। लेकिन रेक्टेंगल के केस में हमारे पास 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इस केस के अंदर अगर मैं यहाँ से इसको कट करूंगा डायगोनल के अंदर तो मेरे पास इस साइड पे इसका मिरर इमेज नहीं आएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली वो मिरर इमेज नहीं बन रहा। ठीक है, मिरर इमेज के इस अगर मैं यहाँ से डायगोनल से कट करूंगा तो इसका मिरर इमेज यहाँ से यूं काइट शेप में आ रहा होगा। ठीक है, तो उसका मिरर इमेज नहीं होगा उसका। ठीक है, उसको दो एक्सिस के अंदर मुझे कट करना पड़ेगा तब ये इसका मिरर इमेज आएगा। इसलिए इसके दो ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री है रेक्टेंगल के, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इसी तरह रोम्बस है, रोम्बस के भी दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ये काइट का एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपीजॉइड, ये आपका दो साइड्स इक्वल हैं इसकी ट्रेपीजॉइड की, तो ये भी आपके पास एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। लेकिन अगर आप ट्रेपीजॉइड की कोई साइड मतलब ये दोनों साइडों में से एक कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। पैरेललोग्राम में हमारे पास कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसी तरह इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारे पास 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आएंगे। ये जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर इसके आएंगे वहां से हमारे पास 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आएंगे। इसी तरह आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारे पास एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ सकते हैं। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमें सिमेट्रिकल सेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम ये चीज देख लेते हैं कि सिमेट्रिकल सेक्शन कैसा होगा कि कोई भी ऐसा क्रॉस सेक्शन जो कि एक एक्सिस के अंदर कम से कम एक एक्सिस के अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री रखता हो तो उसको हम सिमेट्रिकल सेक्शन कहेंगे। जैसे कि टी सेक्शन है, इसकी एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है टी शेप की। इसी तरह चैनल सेक्शन है, उसकी एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ऊपर और नीचे जो है हॉरिजॉन्टल एक लाइन लगा दें चैनल सेक्शन में तो वो अपवर्ड्स और डाउनवर्ड साइड जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री उसकी बना देंगी। इसी तरह इक्वल लेग एंगल सेक्शन है, इक्वल लेग एंगल सेक्शन की एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ जाएगी आपके पास अगर आप उसको डायगोनल कट करें। लेकिन अनइक्वल लेग एंगल सेक्शन की आपके पास कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। तो ये आपके ये सारे जो है ये सिमेट्रिकल सेक्शन है। लेकिन ये जो अनइक्वल लेग एंगल सेक्शन है या कोई भी ऐसा सेक्शन जिसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपके पास कोई भी नहीं है तो वो आपका अनसिमेट्रिकल सेक्शन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ऐसा एक्सिस है जहां पे आपके पास सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया या जिसको हम कह रहे हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो आपके पास मैक्सिमम आए या मिनिमम आए। आपने पूरा आपके पास क्रॉस सेक्शन मौजूद है, आपने उसका मुख्तलिफ एक्सिस के ऊपर आपने उसका मूवमेंट ऑफ एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लिया है। तो वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जिस एक्सिस के ऊपर मैक्सिमम आएगा या जिस एक्सिस के ऊपर मिनिमम आएगा हम उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। अब जिस एक्सिस के ऊपर मैक्सिमम आएगा उसको हम कहेंगे मेजर प्रिंसिपल एक्सिस, और जिस एक्सिस के ऊपर मिनिमम आएगा उसको हम कहेंगे माइनर प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ से हमारे पास मेजर और माइनर प्रिंसिपल एक्सिस आ जाएंगे। सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको रिवाइज कर लेते हैं। आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो आपका बेंडिंग को रेजिस्ट करे, रेजिस्टेंस जो बेंडिंग के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है वो उस बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है।
ठीक है, मैथमेटिकली आप लोगों को पता है एक रेक्टेंगुलर सेक्शन का BH³/12 होता है। तो उसी को हम फिजिकली वो क्या चीज़ है, वो रेजिस्टेंस टू बेंडिंग है, उसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। उसके बाद न्यूट्रल एक्सिस किसी भी सेक्शन के अंदर, खास तौर पे अगर मैं फ्लेक्सर में बात करूं, तो फ्लेक्सर के अंदर न्यूट्रल एक्सिस ऐसे एक्सिस को कहेंगे जिसके अबव साइड पे जो है वो आपके पास एक साइड पे कंप्रेशन हो, एक साइड पे टेंशन हो, कंप्लीट। आपके पास जो न्यूट्रल एक्सिस है उसकी एक साइड पे कंप्लीटली टेंशन है और दूसरी साइड पे उसके कंप्लीटली कंप्रेशन है। ठीक है, जैसे आपका बीम है, आपका रेक्टेंगुलर बीम है या कोई भी बीम है, जैसे फ्लेक्सर के अंदर बेंड करता है तो आपके पास उसके अपवर्ड साइड पे कंप्रेशन आ रहा होता है, डाउनवर्ड साइड पे जो है वो टेंशन आ रहा होता है। तो वो जिस लाइन के अपवर्ड और डाउनवर्ड आपके पास ये चेंज हो रहा है, उसके अपवर्ड कंप्लीटली एक स्ट्रेसेस हैं और ऑपोजिट साइड पे ऑपोजिट स्ट्रेसेस हैं, तो उस लाइन को हम, उस एक्सिस को हम न्यूट्रल एक्सिस कहेंगे। प्रिंसिपल प्लेन की बात कर लें तो प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे कि प्रिंसिपल एक्सिस आपको समझ आ गई, प्रिंसिपल एक्सिस जिस प्लेन से भी पास कर जाए वो आपका प्रिंसिपल प्लेन होगा। वो प्लेन जिससे वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस पास कर रहा है वो आपका प्रिंसिपल प्लेन होगा। तो आमतौर पे जब हम प्रिंसिपल एक्सिस की बात कर रहे होते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम प्रिंसिपल प्लेन के अंदर ही बात कर रहे होते हैं कि इस प्रिंसिपल प्लेन के ऊपर जो है जाना वो आपके पास मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस आ रहे होंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस जो है, प्रिंसिपल प्लेन जो है ऐसा प्लेन होगा जो कि आपका प्रिंसिपल एक्सिस से पास कर रहा होगा और आपके पास उसकी प्रॉपर्टी ये होगी कि उस पे आपके पास मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस आ रहे होंगे। नॉर्मल स्ट्रेसेस वही स्ट्रेसेस हैं कि अगर ये कोई भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस आप लगा रहे हैं तो वो आपके नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं। ठीक है, बाई एक्सियल बेंडिंग ऐसी बेंडिंग होगी जो कि दो एक्सिस के अंदर बेंडिंग हो। जैसे कि हमने कॉलम के अंदर भी बाई एक्सियल बेंडिंग हमने देखी थी, या आप कह लें कि बाई एक्सियल एसेंट्रिसिटी हमने देखी थी। तो बाई एक्सियल बेंडिंग ये है कि आपने किसी सेक्शन के ऊपर फ्लेक्सर अप्लाई किया, वो एक एक्सिस में भी बेंड कर रहा है और दूसरे एक्सिस में भी। मिसाल के तौर पे आपने किसी आई सेक्शन को बिल्कुल सेंटर से आपने उसके ऊपर लोड अप्लाई नहीं किया, बल्कि आपने उसके थोड़ा सा साइड पे आई सेक्शन के लोड अप्लाई किया। अब वो जब फ्लेक्सर के अंदर बेंड करेगा तो जब वो नीचे डाउनवर्ड साइड पे बेंड करेगा तो साथ में वो साइड वाइज भी डिफ्लेक्शन दे रहा होगा। ठीक है, तो उसकी बाई एक्सियल बेंडिंग हो जाएगी। इसी तरह एंगल सेक्शन के केस के अंदर, एंगल सेक्शन है आपके पास, एंगल सेक्शन के केस में आपके पास क्या होगा कि एंगल सेक्शन के ऊपर जब आप टॉप से लोड लगाएंगे तो टॉप से लोड लगाने के ऊपर वो जहाँ पे डाउनवर्ड्स बेंड करेगा वहां पे साइड वाइज भी वो बेंड करेगा और हो सकता है कि वो रोटेट भी करे। तो आपके पास इस तरह की बेंडिंग जो दो एक्सिस के अंदर आपके पास बेंडिंग आ रही होगी उसको हम बाई एक्सियल बेंडिंग कहेंगे। तो बाई एक्सियल बेंडिंग को हमने दो फर्दर टाइप्स में डिवाइड कर लिया कि एक सिमेट्रिकल बेंडिंग है जो बाई एक्सियल के केस में अगर बात करें, और अनसिमेट्रिकल बाई एक्सियल बेंडिंग है। ठीक है, तो सिमेट्रिकल बाई एक्सियल बेंडिंग ये होगी कि आपके पास एक एक्सिस में जो बेंडिंग आ रही है, डिफ्लेक्शन आ रही है, वही दूसरी एक्सिस में डिफ्लेक्शन आ रही है, तो उसको हम सिमेट्रिकल बेंडिंग कह देंगे। डिफ्लेक्शन जो एक्स एक्सिस में है वही आपके पास वाई एक्सिस में आ रही है, या हमारे पास यहाँ पे हम स्टडी करेंगे जी एक्सिस और वाई एक्सिस, तो जी और वाई एक्सिस के अंदर बेंडिंग आपके पास सेम आ रही है तो उसको हम सिमेट्रिकल बेंडिंग कहेंगे। अनसिमेट्रिकल बेंडिंग के केस में ये होगा कि आपके पास जेड और वाई एक्सिस के अंदर बेंडिंग जो है ना इक्वल नहीं आ रही होगी। एक एक्सिस में, वर्टिकल एक्सिस में और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आपके पास बेंडिंग जब अनइक्वल आ रही होगी तो हम उसको अनसिमेट्रिकल बेंडिंग कहेंगे। ठीक है, इसकी डायग्राम को फर्दर हम इस तरह से देख लेते हैं कि ये आपके पास अनसिमेट्रिकल बेंडिंग है। अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल आप लोड अप्लाई कर रहे हैं किसी सिमेट्रिकल सेक्शन पे भी, लेकिन आपने इसके ऊपर लोड अप्लाई किया है एक ऐसी जगह से कि वो सिमेट्रिकल आपके शियर सेंटर से पास नहीं कर रहा है या एक्सिस ऑफ सिमेट्री से पास नहीं कर रहा, तो आपका ये जो सेक्शन है ये अनसिमेट्रिकल बेंडिंग शो करेगा। तो अगर ये बाई एक्सियल जो बेंडिंग ये शो कर रहा है, अगर ये दोनों एक्सिस के अंदर बराबर नहीं है तो ये अनसिमेट्रिकल बाई एक्सियल बेंडिंग होगी। आमतौर पे जिन केसेस के अंदर आपका सेक्शन रोटेट भी कर रहा होता है और बेंड भी कर रहा होता है उनमें आमतौर पे आपके पास अनसिमेट्रिकल बाई एक्सियल बेंडिंग आ रही होती है। उसके बाद हम ये कुछ जनरल फार्मूलाज हैं जो हमारे इस लैब के साथ अटैच हैं जो इसमें यूज होंगे। फ्लेक्सर फार्मूला जो आप पहले से जानते हैं कि फ्लेक्सर स्ट्रेस जो है वो इक्वल है एम वाई ओवर आई के। ये एम जो है ये मूवमेंट है, वाई जो है ये डिस्टेंस है न्यूट्रल एक्सिस से, और आई जो है ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, उसके बाद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्लाइंड एक्सिस की वजह से अगर हमने अगर अपने सेक्शन को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बेंडिंग अप्लाई करनी है, हमें पता है कि हमने अगर इसको एक ही एक्सिस के अंदर बेंड करना है, यूनी एक्सियल बेंडिंग इसके अंदर लेके आनी है, तो हमें उसके ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस में बेंडिंग अप्लाई करनी है।
तो अब अगर हमें प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल हमें बेंडिंग अप्लाई करनी है तो या फ्लेक्चर अप्लाई करना है, तो हमें उसका प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रोटेट करके हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उस केस में हमारे पास ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा जब हमने उसको प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रोटेट कर दिया। तो आई जी बार या आई वाई बार हमारे पास इस तरह से आएगा, जो आपका जनरल उसका आई जी और आई वाई उसको 2 पे डिवाइड कर दिया, ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके और उसको सीकेंट 2 थीटा से मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पे थीटा जो है वो एंगल है आपका, एंगल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, जो आपका आई जी और आई वाई आपने मिसाल के तौर पे इसको वर्टिकल प्लेस किया हुआ है और आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये आ रहा है। तो आपके हॉरिजॉन्टल से आपका जो थीटा एंगल है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितने, आपका प्रिंसिपल एक्सिस कितने एंगल पे रोटेट कर रहा है इस वर्टिकल से, तो वो आपका जो आपका सॉरी अगर आपने वर्टिकल प्लेस किया हुआ है तो हॉरिजॉन्टल आपका एक्सिस है जिसके ऊपर आप बेंडिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसके नॉर्मल, तो आपने हॉरिजॉन्टल से देखना है कि आपका प्रिंसिपल एक्सिस कितना रोटेट कर गया, वो एंगल थीटा हो। ठीक है, यहाँ पे आपको ये इमेज के अंदर जैसे नजर आ रही है, हमने जेड सेक्शन ही हमने जिसको टेस्ट करना है, तो हमने क्या किया कि इसको वर्टिकली प्लेस किया, ये हमारा जी से एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये आपका जी बार एक्सिस है, और यहाँ से आपके पास वाई बार एक्सिस आ जाएगा जिस एंगल पे आप रोटेट करें। और ये जो थीटा पी है, ये थीटा एंगल जो है ये सीकेंट थीटा के सीकेंट 2 थीटा के अंदर यहाँ पे ये एंगल यूज होना है। उसके बाद ओरिएंटेशन इसी तरह आई वाई भी इसी तरह से निकल आएगा, इसके अंदर आपने प्लस यूज करना है, इसमें माइनस यूज करना है, आपके पास ये दोनों आ जाएंगे। ओरिएंटेशन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, अब हमें प्रिंसिपल एक्सिस किस तरह से पता लगेगा, ये एंगल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस है वो हमें इस फॉर्मूले से tan 2 थीटा 2 आई जी वाई ओवर आई जी माइनस आई वाई। अब ये आई जी वाई कैसे निकलेगा, आई जी जो है ये प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हमें उस पूरे सेक्शन को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा और हर सेक्शन का प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लेना पड़ेगा और उसका ए इंटू डी जेड या डी वाई लेना पड़ेगा, उसका उस एक्सिस से जिस एक्सिस में हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसका जी डिस्टेंस और वाई डिस्टेंस लेना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे ये सेक्शन हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इस सेक्शन का आई जी वाई हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, आई जी प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड आउट करना है। तो इस सेक्शन का प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह से आएगा कि आपने इसको पार्ट 1 कर दिया, इसको पार्ट 2 कर दिया, इसको पार्ट 3 कर दिया। तो आपका पार्ट 1 का आई जी बार वाई बार जो है ना, किसी भी सिमेट्रिकल सेक्शन का या रेगुलर सेक्शन जो आपके पास रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, इनका आपके पास जो प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई जी बार वाई बार अपने एक्सिस के अराउंड 0 होगा। ठीक है, तो इस सेक्शन का इसके अपने एक्सिस के अराउंड आई जी बार वाई बार 0 होगा और आपके पास सिर्फ जो फैक्टर बचेगा वो आपके पास ये वाला फैक्टर बचेगा, a इंटू डी जेड डी वाई। तो हमें यहाँ से इसका एरिया यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे और डी जेड जो है वो डिस्टेंस है z एक्सिस में और डी वाई जो है डिस्टेंस है y एक्सिस में। यहाँ से हमारे पास डी जेड डी वाई आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास इस सेक्शन का आई जी वाई आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास इस सेक्शन का भी आई जी वाई आ जाएगा, इस सेक्शन का तो 0 ही आएगा क्योंकि इसका z और y एक्सिस से डिस्टेंस 0 ही है, तो एरिया कुछ आ जाएगा लेकिन डी जेड और डी वाई 0 आएगा। लेकिन इस सेक्शन का भी हमारे पास a इंटू डी जेड डी वाई आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से आई जी वाई आ जाएगा। तो ये 3 चीजें फाइंड यूज करते हुए आप लोग आई जी बार वाई बार ये आई जी बार आई वाई बार और ये प्रिंसिपल एक्सिस का एंगल, ये तीनों चीजें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक हम इसकी कैलकुलेशन के ऊपर देखेंगे कि हमें इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, इसको परफॉर्म कैसे करना है एक्सपेरिमेंट को। तो इस वीक आप लोगों ने आई प्रिंसिपल एक्सिस इसका और आई जी बार और वाई बार जो है ना इसकी कैलकुलेशन करके देख लेनी है। थैंक यू।